हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 के लिए जो सेकेंड पेपर का ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप, उसमें आज हम लेक्चर नंबर 43 देखेंगे। इस लेक्चर नंबर 43 में आज हम पॉलिटी के बारे में देखेंगे। हम यहाँ देखो, आपको स्लाइड्स नहीं बनाए हैं इस वजह से कि पॉलिटी आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, ऑलरेडी आपने उस चीजों को देख चुके हैं। मैं बस इन चीजों को सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि किस चीज को, किस एरिया को आपको फोकस करना है। अदरवाइज देखो, पॉलिटी में जो भी है, लक्ष्मीकांत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको लक्ष्मीकांत जो है हर हाल में पढ़ना पड़ेगा ही। लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत पे कमांड रखो। और जो करंट अफेयर्स में कुछ चीजें चल रही है, देखो करंट अफेयर्स में जब चीजें चलती है तो ऐसा नहीं है कि वो टोटली करंट अफेयर्स में, जैसे जस्ट इमेजिन करो कि केशवानंद भारती केस, हिज होलीनेस द केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस ऐसा नहीं है कि आज पुराना है, आज नया, आज आया है। ये हमारे और आपके जन्म के बहुत पहले ही केशवानंद भारती के केस का फैसला हो चुका था। लेकिन इस समय चूंकि एक तो केशवानंद भारती जी का डेथ हो गया अभी हाल में, तो ये टॉपिक चर्चा में ये आपको दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों से ये पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, आपको करने की जरूरत है। उसके बाद सिर्फ देखो कि केशवानंद भारती जो केस था, उसमें 13 जजेस के बेंच ने उसमें फैसला किया। तो अब उसमें से 7-6 जो था कि 7 लोग मेजोरिटी में थे और 6 लोग जो अपोजिशन में थे। तो कहीं ना कहीं वो 3 मेजोरिटी, और अब तक जो लॉन्गेस्ट टाइम तक उस केस की सुनवाई की गई। और अभी जो अयोध्या वर्डिक्ट एक तरह से लास्ट ईयर आया, तो उस अयोध्या वर्डिक्ट के कारण भी केशवानंद भारती का जो जजमेंट है, जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है, बेसिक पिलर की बात आती है, तो केशवानंद भारती केस का हमेशा जिक्र आता है। तो जो केशवानंद भारती, इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि पॉलिटी में सबसे अधिक यदि चर्चा का टॉपिक रहता है तो हिज होलीनेस द केशवानंद भारती केस। वो केस आदमी पॉलिटी पढ़ा और केशवानंद भारती को ना पढ़ा, तो मैं समझता हूँ कि उसका पॉलिटी का पढ़ाई हमेशा अधूरा ही रह गया है। तो ये इंपॉर्टेंट इस बार है, इस चीज को काफी ये करो। अब देखो, सम टाइम क्या होता है ना कि जो पेपर 2 में होता है कि डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि उस ढंग से, मान लीजिए ये नहीं आएगा कि हाँ जी केशवानंद भारती पे रिपोर्ट लीक है, आई डोंट एक्सपेक्ट की, और आप खुद ये समझ सकते हो कि ये इस ढंग से नहीं आएगा। लेकिन हम उसके चीजों को, उसके कंटेंट को हम ये कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। हमेशा जो चीजें है ना कि कनेक्ट द डॉट, आपको जो डॉट्स हैं उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट द डॉट्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीजों को कनेक्ट करो, उन चीजों को जोड़ो, उनके तारों को जोड़ो, तब जो आपको प्राप्त होगा। इनफैक्ट जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 में भी सेम चीज है कि कनेक्शन जो इस्टेब्लिश करना सीख गया, जिसने भी प्रॉपर तरीका से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना सीख गया, तो उसके नो डाउट सारे क्वेश्चन उससे नहीं बन जाएंगे उस कनेक्शन इस्टेब्लिश करने से, जब तक प्रॉपर कमांड नहीं है। लेकिन उन कमांड्स के बाद यदि कनेक्शन इस्टेब्लिश करना सीख गया, तो 5 to 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेगा। यही किसी को 150 आ रहा है, किसी को 140 आ रहा है, किसी को 90 पर ही अटक जा रहा है। इसका कारण है कि पढ़ा दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन कोई ये है कि हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो उस चीज को बना दिया, कुछ है कि उसको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना जानता है, कुछ चीजों को जो इस्टेब्लिश करने के लिए कि हाँ ये कनेक्शन हम इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना वो जान रहा है तो सही है। अदरवाइज जो है उस चीज का कोई इंपॉर्टेंस मिलता है आपको, नहीं कनेक्शन स्टेब्लिश करना जान रहे हो, नहीं तो फिर वही आपको हानि उठाना पड़ता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ जो है, तो सबसे पहले आप केशवानंद भारती केस, तो चूंकि ये रिसेंटली इनका डेथ हुआ, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट शुरू में यदि देखोगे तो केशवा, एक्चुअली केस का नाम जो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो स्टेट ऑफ केरला, तो वो केरल के में एक सन्यासी है थे। तो उनके लैंड राइट्स की जो है, लैंड राइट्स की बात थी। अब जस्ट इमेजिन करो कि उन्होंने इन चीजों को उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारा इस ढंग से, जैसे नानी पालकी वाला एक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट लॉयर माने जाते हैं। ठीक है, तो नानी पालकी वाला के बारे में आप यदि इंडिया के एक तरह से ना जो आपके जुडिशियरी में, वकालत में, वो एक तरह से डोयन ऑफ इंडियन जुडिशियरी कहे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियरी में एक्सपर्ट कहे जाते हैं। तो नानी पालकी वाला इस केस को फाइट कर रहे थे एज ए लीड रोल में।
तो वो केशवानंद भारती को एक्चुअली केशवानंद भारती वाज़ नॉट कि हमें इन चीज़ों से मतलब है, वो तो अपने राइट्स की बात कर रहे थे। लेकिन उस राइट्स में ये सारी चीज़ें शामिल हुई और केशवानंद भारती जी इतिहास में अमर हो गए। इनफैक्ट जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा चीज़ें चलती रहेंगी, तब तक वो केशवानंद भारती का जो है नाम उस चीज़ में आते रहेगा। तो ये जो है कि ये 13 जजेस बेंच इनफैक्ट 13 जजेस का बेंच था। अभी जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास अभी के कितने हैं? 34 जजेस हैं। अभी 34 जजेस लेकिन इसके पहले ये जब इनिशियली देखो 8 थे, 1 प्लस 7 फिर जब केशवानंद भारती का जो केस का सुनवाई हो रहा था, तब 13 जजेज ही सुप्रीम कोर्ट में हुआ करते थे और उस 13 जजेज में ऑल जजेस वेयर पार्टिसिपेटिंग इन द केस। अब आज के डेट में ये अभी पॉसिबल नहीं। इनफैक्ट 13 से बड़ा जज अभी जो बेंच है, वो अभी नहीं बैठा है। इनफैक्ट कुछ जो प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, ए लॉट ऑफ जैसे आप देखो सबरीमाला केस वगैरह ये था, इन सारी चीज़ों में प्रोविजंस चल रहे हैं कि कुछ लार्जर बेंचेस जो उसने फैसला दिया तो अभी भी इससे बड़ी बेंच को नहीं ये किया जा रहा। कुछ इस ढंग का सिचुएशन यदि आएगा तो शायद क्योंकि आज स्ट्रेंथ है इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास आज इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। तब 13 का स्ट्रेंथ था और ऑल 13 जजेस वेयर सिटिंग और इनफैक्ट ये जो सुनवाई 6 मंथ से अधिक चला लेकिन जो वर्किंग डेज था वो 68 प्लस वर्किंग डेज में यानी कि सुनवाई हुआ। देखो 6 मंथ में हो रहा है तो डेली डेली नहीं हो रहा है, कुछ बीच में गैप भी होता है क्योंकि कुछ चीजें जो होती है उस चीज को भी डील करना पड़ता है। तो कुछ इमरजेंसी वगैरह और जब मान के चलो जस्ट इमेजिन करो कि सारे जजेस जो हैं इसी में बैठे हुए हैं तो और तो भी सुप्रीम कोर्ट के पास वर्क होते हैं तो उस चीज की सुनवाई। लेकिन ये जो एक तरह से फुल स्ट्रेंथ कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जजेस का जो फुल स्ट्रेंथ था वो बैठा और उसने ये सुनवाई किया। देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कुछ टर्म नहीं दिया हुआ है कि दीज ऑल आर बेसिक स्ट्रक्चर। देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो फेडरल सेटअप है उसमें एक तरह से पावर का डिवीजन है। पावर का डिवीजन जो किसने किया था? फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू। आपको इनका नाम जानना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू जो थे, मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने इन्होंने एक तरह से डिवीजन ऑफ पावर किया कि जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो आपका जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है इन तीनों के बीच पावर का डिवीजन होना चाहिए। और वो पावर का डिवीजन लेकिन हमारे पास क्या है? वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है। वाटर टाइट सेपरेशन इस वजह से नहीं है कि देखो एक तो है कि जुडी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में वाटर टाइट सेपरेशन नहीं क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं। हमारे यहाँ क्या प्रोविजन है कि जो मिनिस्टर हैं वो मिनिस्टर जो है आइदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के मेंबर होने चाहिए। यदि वो नहीं है मेंबर तब भी वो बन सकते हैं मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, व्हाट्सोएवर। लेकिन उन्हें विद इन 6 मंथ वो मेंबर किसी भी सदस्य का होना चाहिए। तो हम उसमें वाटर टाइट सेपरेशन तो नहीं कर सकते हैं। उसमें वाटर टाइट सेपरेशन नहीं हो सकता है कि उसमें क्या है कि जो मेंबर्स एग्जीक्यूटिव के हैं वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है और ये लेजिस्लेचर है और जुडिशियरी है वो उसमें और या एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी उसमें डिवीजन किया गया। जैसे देखोगे कि आप अर्ली टाइम के किसी आईएएस ऑफिसर की बात लेना जो 1973 या समथिंग के पहले के थे, तो वो एज ए जजेस का भी काम बहुत जगह करते थे। लेकिन अब जो है वो सेपरेशन हटा दिया गया है। जैसे देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आज भी डीएम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। ये इसका कारण क्या है कि उनका जो मजिस्ट्रियल ड्यूटी भी था, मजिस्ट्रियल एज ए मजिस्ट्रेट के तौर पे भी वो काम करते थे, वो सुनवाई करते थे। लेकिन 1973 में सीआरपीसी में चेंजेस किया गया और उसके बाद जो है वो आपका ये इससे हटा दिया गया। लेकिन फिर भी देखोगे यदि लैंड वगैरह का कभी-कभी जैसे एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मान के चलो जो भी आप जिनको जानते हो, तो लैंड वगैरह की सुनवाई वगैरह कुछ-कुछ होते हैं। तो अभी भी वो बहुत हद चीज़ों में जज के तौर पे भूमिका में आते हैं। तो हमारे यहाँ वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है। वाटर टाइट सेपरेशन का मतलब फुल कंपार्टमेंटलाइजेशन कि जैसे वाटर इस ढंग से सेपरेट करो कि वाटर एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाए। ये मीन्स एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जाए, उसको वाटर टाइट सेपरेशन कहते हैं। तो हमारे यहाँ वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, लेकिन जो है जुडिशियरी डिफरेंट के रोल्स डिफरेंट दिए गए हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो लॉ चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करना,
लेजिस्लेचर का काम है कि कानून बनाना। तो लेजिस्लेचर जो है वो इंडिपेंडेंट है कि कानून बना सके और किसी भी हद तक कानून बना सकती है देश के जरूरत के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन डिफरेंट जजमेंट कहा है कि आप कानून बना सकते हो, आप जो चाहे कर सकते हो, आप कुछ भी करो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। यानी कि जैसे घर में एक इमेजिन करो कि बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में आप रूम में चाहो प्लास्टर उखाड़ो या जोड़ो, कलर पीला करो, नीला करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मंजिला ऊपर बना लो या ऊपर वाला एक मंजिला गिरा दो। लेकिन जो नींव है, जो नीचे वाला है, ये मत करना कि बिल्डिंग 10 मंजिले का है, तो बोलो 2 मंजिल हमको गिराना है तो नीचे वाला हम गिरा देंगे। नीचे वाला गिरा दोगे तो बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो पार्लियामेंट हैज़ पावर to amend any part of the constitution including fundamental rights but not the basic structure of the constitution. What all is basic structure is not given in the constitution of India. जैसे जस्ट इमेजिन करो कि एक हमने कुछ दिन पहले क्वेश्चन एक डिस्कस किया था एसआर बोम्मई। तो एसआर बोम्मई जो केस है, एसआर बोम्मई केस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के ने क्या किया कि जो आपका एसआर बोम्मई सेंटर स्टेट रिलेशंस वगैरह, क्योंकि एसआर बोम्मई जो थे वो आपके चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कर्नाटक का। उन्हें वहां के गवर्नर ने, तब के गवर्नर ने उन्हें एक तरह से हटा दिया, और वो हटा दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे माना कि वो गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सपोज सेकुलरिज्म को दिया कि सेकुलरिज्म जो है एसआर मुंबई केस में दिया गया, ये आपको एमसीक्यू में भी आता है कि एसआर मुंबई केस में सेकुलरिज्म को फंडामेंटल राइट, ये मींस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना। तो उसी ढंग से तो ये केशवानंद भारती जो है ये आधार है। इनफैक्ट देखो जैसे पहले क्या होता था कि बहुत सारे लॉ जो हैं वो आपके 9th शेड्यूल, अब इसमें एमसीक्यू में भी आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी आपका पेपर 1 में आ सकता है कि जो 9th शेड्यूल आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है, 9th शेड्यूल, तो 9th शेड्यूल में है जो है कोई भी मैटर यदि पहले रख दिया जाता था तो उसको उस पर एक तरह से जो है जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होता था। जुडिशियल रिव्यू का मतलब जो है कि जो जुडिशियरी है वो पार्लियामेंट या फिर जो भी स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाती है तो उसको चेक करेगा कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है या फिर ये वैलिड है, नॉन वैलिड है, वॉट एवर द थिंग्स। लेकिन 9th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट रखा जाता था उसमें जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होता था, यानी हम उसमें रख दिए तो वो जो इम्यूनिटी उसमें है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो केशवानंद भारती जजमेंट जो आया यानी कि अप्रैल 1973, तो अप्रैल 1973 में जो केशवानंद भारती जजमेंट आया उसके पहले जो कोई भी मैटर यदि रखा गया था, यानी उस जजमेंट के दिन 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973, तो उस दिन के पहले तक कोई भी विषय यदि 9th शेड्यूल में रखा गया तो उस पे जुडिशियल रिव्यू लागू नहीं होता। लेकिन उसके बाद जो भी लागू उसमें रखा जा रहा है तो उस पर भी जुडिशियल रिव्यू लागू होता है। तो आप इस चीज को, ये है जैसे इंदिरा साहनी केस जो है आपका एजुकेशन में जो रिजर्वेशन का, क्योंकि इंदिरा साहनी केस भी कहीं ना कहीं ये है और इसमें भी आपका जो है वो जुडिशियल रिव्यू वाला ये आता है। तो इन चीजों को आपको केशवानंद भारती केस को आपको डिटेल में करना है। हम हर चीज को नहीं, जो बेसिक जो चीजें हैं यहाँ हम जो है अंडरस्टैंडिंग आपको सिखा सकते हैं, बाकी जो चीजें हैं आप ऑलरेडी केशवानंद भारती आपने बहुत टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम उस चीज को सुना है, उस चीज को आपने ये किया है, तो आप उसको ये करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका यूनियन टेरिटरीज। देखो यूनियन टेरिटरीज पे हम एक आपको रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, तो उसमें हम बहुत सारी चीजों को, आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, तो एक रिपोर्ट एक छोटा सा होता है, तो कुछ चीजें हमने ये दिया है। जैसे यूनियन टेरिटरी इस बार इंपॉर्टेंट दो कारण से होता है। एक तो लास्ट ईयर जो है, तो लास्ट ईयर देखा जाए तो ये एग्जिस्टेंस में जो आया 31 अक्टूबर 2019 को जो बाइफर्केशन हुआ था जे एंड के का, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो बाइफर्केशन हुआ था तो दो यूनियन टेरिटरी, आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में डिवीजन कर दिया गया। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो ये इंडिया में, ऐसा इंडिया में फर्स्ट टाइम नहीं है कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन फर्स्ट टाइम है कि एक स्टेट को ब्रेक करके दो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये डिफरेंस आपको जानना होगा, तो उस चीज में हम डिटेल उसको बताएंगे जो आपका रिपोर्ट राइटिंग वाले में है, उस चीज में आप देखोगे एक रिपोर्ट हम उसमें प्रेजेंट आपको करेंगे। तो जो जम्मू कश्मीर है उसको डिवीजन किया गया, तो वो 31 अक्टूबर 2019 को ये एग्जिस्टेंस में आया। 31 अक्टूबर को क्या होता है कि हमारे जो
पूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और लौह पुरुष जिनको कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थ एनिवर्सरी था, उस बर्थ एनिवर्सरी पर वो एक तरह से उन्हें यूनिटी के लिए जो इंडिया का आज हम यूनिटी देख रहे हैं, जो हम भारत को एक देख रहे हैं, तो प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। कहीं न कहीं जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू का जो भी थोड़ा-सा ये है कि दोनों में से दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। लेकिन एक तो जो भी चीज़ें थी गांधी जी और तत्कालीन परिस्थितियों के चलते और बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स थी, हम वहाँ उसमें डिस्कस और डिबेट में नहीं जाएँगे। तो लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है कि उचित स्थान नहीं मिला और बाद में भी बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नेहरू की जगह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। लेकिन देखो ये हिस्ट्री की बात है। जवाहरलाल नेहरू लंबे समय तक एक तरह से देश की आज़ादी होने के 17 साल बाद तक जीवित रहे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1950 में ही डेथ हो गया। तो वो यानी आज़ादी के जस्ट तुरंत बाद ही डेथ हो गया। तो क्या सही था और क्या गलत था, हम उस चीज़ पे डिस्कस और डिबेट पे नहीं जाएँगे। लेकिन उस दिन जो है एग्जिस्टेंस में आया तो जो 31st और ये जो चीज़ें हुई है वो लास्ट एग्ज़ाम आपका है, उसके बाद हुआ है। तो एक तो ये हुआ कि बाइफरकेशन हुआ आपका, तो उस बाइफरकेशन के करके यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो एक इस कारण से इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज करके दादरा एंड नगर हवेली ठीक है और दमन एंड दीव। तो दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव इन दोनों को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो एक इसके कारण भी है कि देखो अदरवाइज इसके पहले जब ये सब होने के पहले यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करने से पहले आपके पास 7 यूनियन टेरिटरी था। 7 यूनियन टेरिटरी था, उसके बाद 7 के बाद आपको फिर 2 ऐड हुआ, तो ये 9 यूनियन टेरिटरी हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ 9 में से 2 को मर्ज करके 1 बना दिया गया। तो अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, आपके पास 8 यूनियन टेरिटरी है और स्टेट जो 29 था तो आपके पास स्टेट 28 है। तो 28 स्टेट और आपके पास 8 यूनियन टेरिटरी है। तो इस चीज़ों के बारे में आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज किया गया और आपका एक स्टेट जो था उसको बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। अब देखो ये प्रश्न आता है कि क्या ये फर्स्ट टाइम है कि किसी भी फुल स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया? नहीं, ये फर्स्ट नहीं है। 2 यूनियन टेरिटरी में एक स्टेट को बाइफरकेट करके बदला गया। ये एक तरह से इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम एक स्टेट को ब्रेक करके 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। लेकिन किसी स्टेट को फुल स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, ये फर्स्ट इंस्टांस नहीं है। ये 90 आप बहुत बार ये चीजें देखते हो तो इस वजह से ये डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। जो स्टेट्स भारत में थे उसके रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो उस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के तहत दिल्ली जो था, दिल्ली को पहले फुल स्टेटहुड दिया गया था। अब उस दिल्ली को फुल स्टेट के बाद जो है उसे यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। और दिल्ली का फिर से देखोगे अरविंद केजरीवाल जो है वो ये कि एकदम जो धरना देने के लिए और आमरण अनशन करने के लिए वो अन्ना जी के कभी चेले हुआ करते थे, लेकिन उनको धोखा दे करके ये सीएम बन गए। ठीक है, सॉरी टू से, जिनको बुरा लगे उनके लिए हम सॉरी। तो ये चीज कि फिर डिमांड चल रहा है कि दिल्ली को बनाया जाए फुल स्टेट। लेकिन दिल्ली इनिशियली स्टेट था, उसे यूनियन टेरिटरी 1956 में बना दिया गया। 1956 में जब दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तब यहाँ फिर लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह थे वो खत्म कर दिया गया। फिर देखोगे जो अभी वर्तमान में जो दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह चल रहा है तो वो 1993 में इस फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आया। इनफैक्ट जो हमारी सुषमा स्वराज जी हैं, तो सुषमा स्वराज जी जिनका डेथ हो गया तो वो भी दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं और दिल्ली की फर्स्ट महिला सीएम। इनफैक्ट देखो जो शीला दीक्षित है तो शीला दीक्षित जी का भी डेथ हो गया, तो इस कारण से भी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो शीला दीक्षित दिल्ली की फर्स्ट महिला सीएम नहीं थी, ये आपको जानना चाहिए। जो आपके सुषमा स्वराज जी थी, तो सुषमा स्वराज फर्स्ट महिला जो दिल्ली की सीएम थी, जो इधर 1993 में जो आपका दिल्ली फिर से एक तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। तो अभी जो वर्तमान में स्थिति में जो जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, 2 यूनियन टेरिटरी में फंक्शनिंग असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। वो एक तो आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ आपका ये पुदुचेरी, पौंडीचेरी। तो अभी देखो पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं ये वो आपकी किरण बेदी हैं। तो किरण बेदी और जो उनके वी नारायण स्वामी जो वहाँ के
चीफ मिनिस्टर है पुडुचेरी के, तो उनमें देखो टसल चलते रहता है। यूनियन टेरिटरी का जो रूल होता है, जो शासन होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से चलता है कि ये माना जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रूलिंग देयर, यानी कि ही इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड। लेकिन वो एक अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां इलेक्ट करते हैं। तो ही किरण बेदी वहां की है, अरिन अनिल बैजल जो है दिल्ली के हैं। तो दिल्ली में अभी देखो फिर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दिल्ली के सीएम का, यानी इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसके पावर को कर्टेल करना चाह रही है। इस कारण से भी ये इंपॉर्टेंट, तो यूनियन टेरिटरी मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि आपका सेकंड पेपर में डायरेक्ट कुछ नहीं आता है, इनडायरेक्ट आपका कंटेंट आ सकता है, डायरेक्ट नहीं भी यदि आता है, मैं समझता हूँ कि हमेशा ये चीज कि डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो इनडायरेक्ट, लेकिन आप ये मानो कि जो पेपर वन में है, पेपर वन में एटलीस्ट आपका जरूर से जरूर यूनियन टेरिटरी से संबंधित चीजें आएगी। तो आपको यूनियन टेरिटरी हर हाल में इस चीज को करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है गवर्नर्स रोल। तो गवर्नर का जो रोल्स है, गवर्नर देखो, जो अभी जो रिसेंट एग्जांपल्स, जैसे अभी जो भी कुछ राजस्थान में हुआ, राजस्थान में गवर्नर का जो भी भूमिका है उस पर कहीं ना कहीं जो भी है कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट ये चल ही रहा है इंटरेस्ट का। फिर आपका देखो मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी जो हैं, भगत सिंह कोश्यारी क्या किए कि देवेंद्र फडणवीस को 5:40 में सुबह ओथ दिलवाए। यार इतनी क्या जरूरत थी कि देश पे, महाराष्ट्र पे किसी ने अटैक नहीं कर दिया है, और यदि महाराष्ट्र पे कोई अटैक करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर कि प्रोटेक्ट। जब मुंबई पे अटैक हुआ था तो जितना जल्दी कमांडो नहीं पहुंच पाए, उतनी जल्दी इन्होंने, भगत सिंह कोश्यारी ने ओथ दिलवा दिया। मुंबई पर इतना, या महाराष्ट्र एग्रीगेट पे इतना ज्यादा बड़ा खतरा नहीं आ चुका था कि आपको 5:40 में सुबह में ओथ देवेंद्र फडणवीस को दिलवाना था। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन में आया है। आप किसी भी पार्टी और चीजों से बिलोंग करते हो वो चीजें नहीं है, हमारे लिए है कि चीजों को जानना, जो कुछ हो रहा है, जो भी देश के पॉलिटी में हो रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हमें एनालाइज करना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना सोचो तो ऐसे भी एक पर्सन जो जागरूक पर्सन है, जो एक प्रबुद्ध भारतीय है, उसे इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि इन चीजों के बारे में, कि आप जो मिसयूज, कोई भी मिसयूज कर रहा है, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम किसी चीज को मिसयूज किया गया है, एवरी टाइम इट इज मिसयूज्ड। कि जो गवर्नर को है, गवर्नर को हर कोई ने अपने अपने तरीके से, जिसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट में शासन रहा है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में रही है, हर किसी ने गवर्नर को मिसयूज करने के लिए किया है। तो देखो, जो आपका नॉर्मली क्या है कि जो गवर्नर होते हैं फुल स्टेट जहां है, फिर एक नागालैंड में, नागालैंड के गवर्नर पर भी, तो नागालैंड के गवर्नर जो हैं, एक तरह से यदि देखा जाए तो देश हित में इन्होंने कोई ऐसा उस ढंग का काम नहीं किया है। देखो, इन 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 गवर्नर्स की भूमिका जो है, वो नागालैंड की गवर्नर की वो भूमिका नहीं रही है। नागालैंड के जो गवर्नर हैं, आर एन रवि, रिस्पेक्टेड आर एन रवि सर, ठीक है, तो आर एन रवि वो आईबी में रह चुके हैं, आईबी आईबी में। और उसके बाद वो इंटरलोकेटर थे, जो नागा पीस एकॉर्ड साइन हुआ उसमें ये इंटरलोकेटर थे। और चूंकि वो नागालैंड के इंटरलोकेटर थे, और नागालैंड के जो ग्रुप थे, जो इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं, जो एनएससीएन आईएम ये सारे हैं, तो उन्होंने उनको इस उस समय एक्सेप्ट किया था। लेकिन जब ये नागालैंड के गवर्नर बनाए गए तो वहां उन्होंने कुछ स्थिति देखी, तो जो अकॉर्ड, इन्हें ये चीजें लगा कि जो नागा पीस अकॉर्ड साइन हुआ है, या फिर जो नागालैंड में स्थिति होनी चाहिए, जो इलेक्टेड इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो भूमिका होनी चाहिए, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो इलेक्ट हुआ है जनता के द्वारा, जो इलेक्ट होकर के आई है, उसके जो मैंडेट्स हैं, वो मैंडेट वो पूरा नहीं हो रहा है। फिर जैसे नागालैंड वगैरह में जो गवर्नर के स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, तो उस पावर का वो प्रॉपर तरीका से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इंसर्जेंट्स ग्रुप जो है वो अपने अनड्यू जो राइट्स जो हैं वो कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट वहां के लोगों को कर रहे हैं, ले भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज पे इन्होंने मुद्दा उठाया, और इनफैक्ट जो इस बार का 15 अगस्त का जो नागालैंड के एज ए गवर्नर की हैसियत से उन्होंने जो नागालैंड की जनता के नाम जो संदेश दिया,
उसमें भी उन्होंने इस चीज को इशू को उठाया। तो नागालैंड के जो इंसर्जेंट्स ग्रुप है वो चाहते हैं कि रिस्पेक्टेड RN रवि सर को वहाँ के गवर्नर से हटा दिया जाए और उनके जगह दूसरे गवर्नर को ये किया जाए। और इनफैक्ट जो RN रवि को इस समय फिर से वार्ता हुई तो IB के अन्य 2 ऑफिसर ने उन लोगों से नागालैंड इंसर्जेंट ग्रुप्स के लीडर्स के बात किया, लेकिन RN रवि को उसमें शामिल नहीं किया गया। और जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनका फर्स्ट डिमांड अभी चल रहा है कि RN रवि को ये हटाया जाए। तो गवर्नर तो ये इस उस इनका जो है जो RN रवि की जो है यानी नागालैंड गवर्नर का वो डिफरेंट प्रोविजंस है। और जो ये राजस्थान, MP, महाराष्ट्र इनके गवर्नर्स की जो भूमिका है वो डिफरेंट है। तो इस चीज पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अब देखो इसमें से है 2 ये आपको कमीशन, सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन देखो इसमें आगे सेंटर स्टेट रिलेशन आएगा, उसमें भी आपका सरकारिया कमीशन है। और जो गवर्नर की भूमिका है, गवर्नर किस ढंग से होनी चाहिए उसके बारे में भी सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन है। फिर तो ये सरकारिया, उसके बाद पंछी कमीशन या पुंछी कमीशन जिसको कहते हो, तो पुंछी कमीशन, तो सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन, इन 2 कमीशन को आप चीजों को करोगे क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल पैंडेमिक जो ये हुआ, तो पैंडेमिक में भी क्या हुआ कि हमारा कहीं ना कहीं स्टेट्स जो हैं वो चीजें ये बोल रहे हैं कि हमारा जो राइट्स है, बहुत सारे जो हमारे राइट्स जो स्टेट के स्पेशल ज्यूरिस्डिक्शन में जो राइट्स थे उसे भी कर्टेल किया गया, इस ड्यूरेशन में उस राइट्स को भी कर्टेल किया गया। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को भी देखेंगे, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आपके लिए ये हो जाता है। तो इस चीज को भी आपको देखना है। ये तो गवर्नर का भूमिका देखना है, सेंटर स्टेट रिलेशंस। फिर देखो MCQ वगैरह में भी उस चीज का आएगा कि गवर्नर के जो डिस्क्रिशनरी पावर, तो जो गवर्नर के एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होते हैं जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक पावर है, तो गवर्नर का क्या काम है कि जो स्टेट का शासन चलता है, जैसे इंडिया का जो रूल है तो वो प्रेसिडेंट के नेम से चलता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, यानी कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके प्रधानमंत्री चीफ होते हैं, तो प्रधानमंत्री उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट के, यानी शासन जो है वो प्रेसिडेंट के नाम से चलता है। सेम सिचुएशन जो है वो आपका होता है क्या स्टेट में गवर्नर के नाम से शासन चलता है, लेकिन उनको एड एंड एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जिसके चीफ जो होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं। लेकिन जो गवर्नर के कुछ पावर जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से करते हैं, लेकिन गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, यानी कि कुछ ऐसे पावर जिनका इस्तेमाल वो तब करें, वो अपनी मर्जी से करेंगे, यानी कि उसमें चीफ मिनिस्टर यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेल्प से नहीं, उनकी मर्जी है। वो ये चीजें राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं कि स्टेट जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस था, जो जिस ढंग से हमने पॉलिटी रखा था उस ढंग से नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन जैसे रिकमेंड करने के लिए वो क्षमता रखते हैं। तो वो उस चीज को मुख्यमंत्री से कभी नहीं पूछेंगे कि भैया जी क्या है कि हम राष्ट्रपति शासन के लिए सेंटर को भेज दें, और राष्ट्रपति शासन के लिए कोई भी मुख्यमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी भी रेडी नहीं होगी कोई भी अपना पावर, क्योंकि जब स्टेट में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जब स्टेट में गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ है, तो कोई भी अपने ही स्टेट में क्यों चाहेगा कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए? तो ये कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। लेकिन ये जो इनका पावर होता है वो डिस्क्रिशनरी पावर होता है। तो वो डिस्क्रिशनरी पावर वगैरह भी आपको, एक जो नॉर्मल गवर्नर का पावर है वो, और डिस्क्रिशनरी पावर या प्रेसिडेंट रूल वगैरह में क्या चीजें होती है, इस सारे चीजों को आपको जानना है। नेक्स्ट आपका है सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है? तो ड्यूरिंग पैंडेमिक इसको कर दो, ठीक है? सेंटर स्टेट रिलेशन ड्यूरिंग पैंडेमिक, स्पेसिफिक पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस भी सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या चल रहा है, उसके बाद जो आपका ये पैंडेमिक के ड्यूरेशन में खास करके ये हो गया। तो देखो नॉर्मल में इंडिया में क्या है, इनफैक्ट ये जो सिस्टम है जो कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो ये स्ट्रॉन्ग सेंटर है ये हमने कनाडा से लिया है, कनाडा। तो कनाडा में भी जनरली जो है सेंटर जो है रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, और इंडिया में भी जो स्ट्रॉन्ग है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यदि देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो रेसिडुअल पावर है, जो पावर किसी को भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, हमारे यहाँ 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो भी कोई भी विषय है यदि किसी को स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं किया गया है तो वो हम कहाँ रखते हैं, वो इंडिया में जो है वो सेंट्रल लिस्ट में जाता है, यानी कि वो एक तरह से वो
सेंटर के पास यानी कि सेंट्रल पार्लियामेंट के पास उसका जुरिस्डिक्शन है उस पर कानून बनाने का। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है जो रेसिडुअरी पावर जो है वो उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है स्टेट्स को है। तो अभी हमारा नॉर्मल में भी सेंटर जो है थोड़ी डोमिनेट है, थोड़ी नहीं अच्छा खासा डोमिनेट है। लेकिन इस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो इंडिया का जो फेडरल सेटअप हो गया है वो यूनिटरी की तरफ सेट हो गया है, कहीं ना कहीं वो उस तरफ टिल्ट हुआ है। अब अभी ही जैसे स्टेट्स ने डिमांड किया कि ऐसा है कि हमारा ड्यू दीजिए, हमारे अधिकार दीजिए, तो बोले ये एक्ट ऑफ गॉड है, आप थोड़ा इंतजाम अपना कीजिए। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस तो दो हमने जो देखा, सरकारिया कमीशन और पंछी कमीशन, इस चीज को ये फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस वगैरह में ये जो का होता इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट नो डाउट वो जो है दो स्टेट के बीच वाटर का डिस्प्यूट है। लेकिन देखो हर कोई जो है अपने अपने स्टेट्स का प्रोटेक्शन चाहता, अपने अपने स्टेट्स के मोर वेलफेयर चाहता, अपने अपने स्टेट्स का किसानों का अधिक से अधिक वेलफेयर चाहता है। इस वजह से देखोगे कि तमिलनाडु, कर्नाटक ये सब को लेकर के बराबर हिंसक झड़प तक हो जाते हैं। और जैसे देखो यदि यूपी, बिहार, झारखंड ये सब में हर जगह प्रॉब्लम चलते रहता है, लेकिन उस ढंग से हिंसक झड़प जनरली नहीं देखने को मिलता। फिर इधर पंजाब और हरियाणा को लेकर सतलुज कैनाल वगैरह के लिए काफी विवादें चलती रहती है कि हरियाणा को पानी चाहिए, पंजाब को भी पानी चाहिए। जो एग्रीकल्चर पे देखो इंडिया के जो मेजोरिटी स्टेट्स हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, तो वो एग्रीकल्चर के लिए उन्हें अधिक से अधिक वाटर चाहिए और हर कोई ये चाहता है कि हमें वाटर मिले। तो एक तो जैसे ये वाला चीज है कि वाटर वगैरह के लिए इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स ये चलता है। फिर उसके बाद एक जोनल काउंसिल होता है, तो जोनल काउंसिल वगैरह के संबंध में भी आपको ये चीजों को सेंटर स्टेट रिलेशंस आपको ये करना है। तो जो जोनल काउंसिल है डिफरेंट कंट्री को डिफरेंट जोन्स में बांटा गया है, वो उसके आधार पे इनफैक्ट जो जोनल काउंसिल्स हैं तो इनकी स्थापना जो हुई सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुई। तो इस चीज के बारे में भी आपको जानना है, खास करके जो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में। अदरवाइज जो देखोगे सेंटर स्टेट रिलेशंस जो हैं वो किस ढंग से, तो ये इन दोनों कमेटी के बारे में, सरकारिया कमीशन और पंछी कमीशन, इनके बारे में आपको जानना होगा। और सेंटर जो है किन चीजों पर एक्स्ट्रा एग्जर्ट कर रही है, खास करके जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं कि जो हेल्थ वगैरह हैं, तो हेल्थ है, एजुकेशन वगैरह है, तो इस पर जो है जनरली स्टेट की ज्यादा भूमिका होती है। स्टेट की ज्यादा भूमिका इन द सेंस की ग्राउंड लेवल पे आप उन फैसिलिटी को प्रोवाइड करवा रहे हो। लेकिन रिसेंट टाइम में देखा गया कि हेल्थ वगैरह में भी जो सेंट्रल जो है काफी डोमिनेटिंग पोजीशन में आई। खास करके जो सबसे बड़ी इशू होती है इकोनॉमी को लेकर के, तो उसमें हम फिस्कल फेडरलिज्म का ये चीजों को ये देखेंगे। तो ये जनरली है जो कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में ज्यादा इस चीज को देखने को मिला। अब आपका फिस्कल फेडरलिज्म जो आपका है कि फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है कि जो आपका राजकोषीय, ठीक है, राजकोषीय संघवाद। इधर देखो प्रॉब्लम क्या हुआ कि देखो सेंटर को भी पैसे चाहिए, स्टेट को भी पैसे चाहिए। अब जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो सारे के सारे सेंटर के पास है। सिर्फ देखा जाए स्टेट्स के पास लिमिटेड अभी, पहले यदि आपके पास जीएसटी नहीं था तो सेल टैक्स जो था वो स्टेट के पास पावर था। लेकिन यदि जीएसटी लागू होने से पहले सेंटर के पास जो मेजर 5 सोर्सेस इनकम के थे, यानी कि जो रेवेन्यू जनरेशन के, कारपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी लागू होने से पहले जो आपका कारपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। कारपोरेशन टैक्स वो टैक्स होता है जो कंपनी के प्रॉफिट पे लगाया जाता है। तो यदि किसी कंपनी के प्रॉफिट पे जो टैक्स लगाया जाता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है और वो कंपनी पर, तो उसे कारपोरेशन टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन इनकम टैक्स जो है इंडिविजुअल इनकम पे लगाया जाता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत इनकम पे, आय पे। जस्ट इमेजिन करो कि आप एज ए पर्सन, आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, तो आपको सैलरी आपका जो होगा कि जो टैक्सेबल ब्रैकेट में आएगा, तो टैक्सेबल ब्रैकेट में जब आएगा तो आप पर टैक्स लगाया जाएगा। तो वो जो टैक्स लगाया जाएगा वो इनकम टैक्स होगा।
तो ये डायरेक्ट टैक्स, और यही टैक्स यदि कंपनी पे लगाया जाता है तो इनकम टैक्स जैसा ही टैक्स है, कारपोरेशन टैक्स। तो वो टैक्स जो है वो सेंट्रल, ये सारे टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो वो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका जो बर्डन है वो दूसरे पे शिफ्ट नहीं किया जा सके। जैसे इनकम टैक्स यदि आपके ऊपर लगाया जा रहा है तो दैट बर्डन यू कैन नॉट शिफ्ट ऑन अदर ना, कि ये पैसा हम नहीं देंगे, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो देगा, या जो हमसे लाभान्वित हो रहा है वो देगा, नहीं। ये आपको टैक्स ये स्वयं पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सर्विस टैक्स जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है किसी भी चीज में। तो इंडिया का जो है सर्विस टैक्स जो सबसे बड़ा है। इनफैक्ट जो 1994 के पहले इंडिया में सर्विस टैक्स नहीं लगाया जाता था। 1994 में जब मनमोहन सिंह तब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और पीवी नरसिंह राव तब भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो फर्स्ट टाइम जो था इंडिया में सर्विस टैक्स लगाया गया था। तो वो आपका सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जो टैक्स का बर्डन को आप शिफ्ट कर दो। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि एक डॉक्टर के पास यदि आप जा रहे हो कंसल्टेशन के लिए, तो सर्विस टैक्स यदि उसे पे करना पड़ रहा है तो वो क्या करेगा कि वो बर्डन जो है आप पर शिफ्ट कर देगा। अब वो डायरेक्ट वो नहीं पे करेगा, वो बर्डन शिफ्ट हो जाएगा वहां पे कस्टमर पे। एंड कस्टमर एक्चुअली पे कर रहा है, क्योंकि वो जो टैक्स इंक्लूडेड है, आपको टैक्स एंड कंज्यूमर यदि बढ़ता है तो कंज्यूमर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी जब होता है कोई भी, यानी इंपोर्ट होता है या सम टाइम एक्सपोर्ट पे भी लगाया जाता है, यदि देश में स्थिति ऐसी है कि देश में खुद ही चीजें नहीं है, अब की कमी है, जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उसकी देश में कमी है, और कोई एक्सपोर्ट यदि कर रहा है तो एक्सपोर्ट पे भी उसमें टैक्स लगाया जाता है, उसे एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। और मेनली इंपोर्ट पे लगाया जाता है कि यदि कोई भी इंडिया में कोई प्रोडक्ट आ रहा है, तो यदि वो आ रहा है बाहर से तो उसमें दो कारण से इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है। एक तो यदि इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाएगा तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, और सरकार को रेवेन्यू मिलेगा उसके बाद क्या फायदा होगा कि जो देश के जो प्रोड्यूसर हैं, जो कंट्री में जो उत्पादक हैं, उनको एक कॉम्पिटिटिव मार्केट वो मिलेगा। अदरवाइज यदि हम टैक्स पूरा नहीं लगाएंगे तो दूसरे कंट्री वाले लोग यहाँ सस्ता में गुड्स रिलेटिवली बेचेंगे, तो हमारे जो देश के जो उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उन्हें हानि उठाना पड़ेगा। तो ये कस्टम ड्यूटी होता है। एक्साइज ड्यूटी जो होता है, जो गुड्स का मैन्युफैक्चर होता है, जैसे आप एक कलम, एक टैबलेट, एक ये कंप्यूटर, एक मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उस मैन्युफैक्चरिंग पे जो कॉस्ट, जो टैक्स लगाया जाता है, टैक्सेशन, सॉरी, कॉस्ट नहीं, टैक्सेशन जो लगाया जाता है, वो एक्साइज ड्यूटी होती है। तो जो ये पांचों मेजर टैक्सेशन थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे। अब देखो इसमें से जो आपका सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये जो है, और बहुत सारे टैक्स जो हैं, सेल टैक्स वगैरह, जो सेल टैक्स पहले स्टेट के पास थे, ये सारी चीजें जो है वो मर्ज करके जीएसटी में हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हुए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें देखो नो डाउट थ्री कंपोनेंट्स हैं। एक आपके हैं सेंट्रल टैक्स, एक स्टेट टैक्स, और एक इंटीग्रेटेड टैक्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। हम यहाँ उस चीजों के डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे उस चीजों को, लेकिन आपको ये जानना चाहिए। तो अब बहुत सारा जो टैक्सेशन है, तो वो टैक्सेशन का पावर सेंटर के पास चला गया। सेंटर ने ये बोला कि जो भी आपका नुकसान होगा, स्टेट का टैक्सेशन का जो नुकसान होगा, उसकी हम भरपाई करेंगे सर्टेन टाइम तक। उसके बाद फिर चीजें जब स्मूथ रनिंग करने लगेगी, तो उसके बाद जो राज्यों का हिस्सा होता है, जो कलेक्शन आता है, उस चीज को हम देंगे। अब स्टेट बोल रही है कि आप जो हमारा टैक्सेशन का जो हिस्सा होता है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो हुआ कि दो कारण से प्रॉब्लम हुआ। एक तो जो है कि एक्सपेंडिचर बढ़ गया, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, जैसे पीपीई किट से लेकर के जो टेस्टिंग वगैरह, या फिर स्टेट वगैरह को जो क्वारंटाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ा, फिर क्वारंटाइन फैसिलिटी में उनको जो प्रवासी मजदूर और ये सारी चीज लोग आने लगे, तो उनको फूड वगैरह, शेल्टर वगैरह, फिर और डिफरेंट चीजें, सैनिटाइजर से लेकर के बहुत सारी चीजें, तो सरकार को एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ। तो पहला एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, दूसरा जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टॉप हो गई। जो लोग अर्न कर रहे थे, इनफैक्ट जो लोग टैक्स पे कर रहे थे, सरकार को उन पर ही एक्सपेंडिचर करना पड़ा। जस्ट इमेजिन करो कि कोई मजदूर थे, वो किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे थे, तो वो फैक्ट्री में सपोज करो कि 4 मंथ मान के चलो कि वो बैठे रहे, तो 4 मंथ में वो मान के चलो कि 1 लाख रुपये बर्थ का वो प्रोडक्शन किए, तो सरकार को सपोज उससे 10,000 टैक्सेशन मिलना था। तो जो 10,000 टैक्सेशन मिलना था, उसके एवज में 10,000 इन पर खर्च करना पड़ रहा है। तो डबल घाटा हुआ ना, कि एक तो इनकम सरकार की कम हो गई, जो टैक्सेशन सरकार की कम हो गई, और दूसरा जो है एक्सपेंडिचर बढ़ गया।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट का भी एक्सपेंडिचर बढ़ गया, सेंटर का भी एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अननेसेसरी जो पीपीई किट्स वगैरह सारी चीजें, अब जस्ट इमेजिन करो रेलवे वगैरह सारे स्टॉप्स हो गए, तो जिनके भी ये इनफैक्ट एयरलाइंस वगैरह, होटल इंडस्ट्री, सारी की सारी चीजें ठप पड़ गई। तो जो सरकार को इनकम आना चाहिए था, वो इनकम आना बहुत सारे जगह में बंद हो गया। अब देखो इस वजह से जो 20 फिजिकल ईयर जो यानी कि राजकोषीय वर्ष जो है वो 2021 जो चल रहा है अभी, उसके फर्स्ट क्वार्टर में -23% ग्रोथ रेट रहा। यानी कि जो ग्रोथ रेट आपका पॉजिटिव में रहना चाहिए था, हम डबल डिजिट का ग्रोथ प्राप्त करने के टारगेट रख रहे हैं, डबल डिजिट का लक्ष्य रख रहे हैं कि हम डबल डिजिट में ग्रोथ प्राप्त करें, और वो -23 में चल गया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। और जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं दुनिया के जितने भी पावरफुल कंट्री देखो तो इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है मेजर पिलर है। भारत जो क्या टारगेट रखा हुआ था कि जो फार्मर्स हैं उनका इनकम डबल करना है, वो सारे के सारे खत्म हो गए। फिर आपने 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था 2024-25, जो फिजिकल ईयर 24-25 जो फिनिश होने तक आपने टारगेट रखा था कि 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी। इनफैक्ट ये माइनस में, निगेटिव में अभी जा रहा है। दिस इज नॉट द थिंग्स कि सिर्फ और सिर्फ इसी कारण, इनफैक्ट इकोनॉमी बुरी स्थिति में पहले से ही 2018 से ही डिक्रीज होना स्टार्ट, लेकिन इस ढंग से जो किसी ने नहीं सोचा था कि माइनस ये 23 पॉइंट समथिंग जाएगा। और इस चीज को जो इकोनॉमी है उसे बैक ऑन ट्रैक आने में अभी वक्त लगेगा। जब ये प्रॉपर ट्रैक पे आएगा, जब प्रॉपर तरीका से ये ट्रैक पे पाथ पे चलेगा, जब प्रॉपर ये चीजें, तो इसमें टाइम लगेगा। तो जो फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब यहाँ फाइनेंशियल चीजों से मतलब है कि मेन फाइनेंस से, क्योंकि अब देखो इसमें स्टेट के पास, इसी वजह से देखोगे कि जैसे ही लॉकडाउन में शुरू में क्या किया गया, जो आपका लिक्कर है, लिक्कर का जो अल्कोहलिक पदार्थ है, उस पर जो टैक्सेशन लगाने का जो राइट है वो स्टेट्स के पास है। इसी वजह से देखोगे कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं लिक्कर से अच्छा खासा पैसे कमाते हैं। जैसे बिहार गवर्नमेंट देखो, बिहार गवर्नमेंट ने लास्ट जो इलेक्शन हो रहा था उसमें लिक्कर पे बैन, इनफैक्ट आपका जो अल्कोहल बैन ऑन इन बिहार, ये असिस्टेंट कमांडेंट में आपका एग्जाम में भी आ चुका, 2016 में जो इस पर रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी आया था। तो ये जो है स्टेट सब्जेक्ट है लिकर पे, और इसमें क्या है, टैक्सेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। इनफैक्ट देखोगे इनिशियली जो नीतीश कुमार ने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने बुरी स्थिति की, और उस बुरे स्थिति को फिर वो करके कि हमने कल्याण किया, कि पहले इन्होंने गांव-गांव में ठेका खुलवा दिया कि जो देसी शराब है उसको धड़ल्ले से बनाने के लिए, कि इसमें रोजगार के काफी संभावना है, उस चीज के लिए करवा दिया, सबको लाइसेंस दे दिया। अब जब सबके पास लाइसेंस दे दिया, सबको जब पीने की आदत लग गई, तो उस चीज का अब ये बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं इलीगल इस चीज का, तो देखो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि लिक्कर जो है उससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। जैसे कर्नाटक, कर्नाटक में जो जैसे ही जिस दिन फर्स्ट डे जब लिक्कर शॉप ओपन हुआ, तो देखोगे उसमें क्या हुआ कि लिक्कर शॉप ओपन हुआ तो पहले ही शायद एक कर्नाटक का एक वो वायरल काफी हुआ कि जो 50+ थाउजेंड का, 50+ हजार का जो शराब है एक दिन एक आदमी ने खरीदा। अब वो उसका जो बिल था उसने कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, अब वो पूरा पोस्ट जो है वो वायरल हो गया। तो उसके कारण जो है कहीं ना कहीं फिर उसका शायद लाइसेंस भी, उस दुकान, जिस दुकान ने उस चीज को उतना का बेचा था, उसका कुछ इशू हुआ। तो सेंटर, अब सोचो कि स्टेट जो है लिक्कर बेच करके, कि एक उस समय विवाद भी हुआ, ये मीन्स बहुत सारा मजाक भी हुआ कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बेवड़े जो हैं, जो शराबी हैं, वो इस समय चला रहे हैं। और उनका तो वो चीजें कि एक हस्बैंड बोलता है कि शराब पिया हुआ है, वो बोलता है कि ये मुझे मना कर रही है, मेरी वाइफ जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मैं जा रहा हूँ, और उसमें ये टांग अड़ा रही है, तो इसे रोकिए। तो ये चीजें हैं कि जस्ट इमेजिन करो कि ये देश के लिए दुर्दशा ही है ना, कि देश का जो इकोनॉमी है वो अल्कोहल पर टैक्सेशन, इस वजह से देखो दिल्ली वगैरह ने 70% तक ऑलरेडी अल्कोहलिक बिवरेज पे बहुत ज्यादा टैक्स है। इनफैक्ट कुछ स्टेट जैसे गोवा वगैरह में है वो बहुत कम टैक्स है, तो इस वजह से वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ। चूंकि क्या है ना कि देखो वो एक चीज है, अल्कोहल पे उसने एक तरह से टैक्स ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, तो उसकी जगह उसे दूसरी चीजों से टैक्स आ रहा है कि लोग अधिक टूरिस्ट आ रहे हैं, तो टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो वहाँ स्टे कर रहे हैं, चीजों को परचेज कर रहे हैं, बहुत सारी सेवाएं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं उस फॉर्म में वो फायदा उठा रहे हैं। अदरवाइज जो है हर स्टेट में जितना लिकर का कॉस्ट होता है उससे ज्यादा उसका टैक्सेशन होता है। सेम सिचुएशन पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है और लिकर ये दोनों सिर्फ स्टेट जुरिस्डिक्शन में। आप देखो इनिशियली क्या है, स्टेट के जुरिस्डिक्शन में होने के बावजूद भी सेंटर ने जो आपका पैंडेमिक एक्ट के तहत, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इस चीज को बैन कर दिया, और सेंटर ने तो वो भी प्रॉब्लम हुआ। तो कहीं ना कहीं स्टेट बोलता है कि हमारे पास आपने जीएसटी लागू कर दिया, जीएसटी यदि लागू नहीं होता तो जो सोर्सेस रेवेन्यू के जो सोर्सेस हमारे पास होते वो तो हमारे पास होते, तो हम अपने अनुसार उस चीज को कलेक्ट करते। जैसे केरला गवर्नमेंट ने डिफरेंट चीजों पे और भी टैक्सेशन लगाया, तो जहां स्टेट का जुरिस्डिक्शन है तो वो चीजों को वो लगा सकते हैं। लेकिन जहां स्टेट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, इनकम टैक्स स्टेट नहीं लगा सकती है, कारपोरेशन टैक्स स्टेट नहीं लगा सकती, नो डाउट जो कलेक्शन होगा तो वो डिफरेंट, जैसे फाइनेंस कमीशन है जो डिफरेंट जो टैक्सेशन किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होगा उस चीज का प्रोविजन करती है। तो हर टाइम, हाँ फिर देखो ये इस कारण से भी, तो ये फाइनेंस कमीशन के कारण भी ये चर्चा में आपका ये टॉपिक है, तो फाइनेंस कमीशन को भी करना है। अदरवाइज देखो ये बहुत लंबे समय बाद ये इनफैक्ट मुझे ध्यान नहीं है कब ऐसा सिचुएशन हुआ था, लेकिन हमेशा क्या होता है कि जब फाइनेंस कमीशन लागू होता है तो 5 इयर्स के लिए, पर इधर ये क्या हुआ है कि फुल 5 इयर्स के लिए फर्स्ट टाइम नहीं लगाया गया है, अभी 1 ईयर के लिए लागू। एक्चुअल में जो है 15th फाइनेंस कमीशन जिसके की चेयरपर्सन चेयरमैन जो है वो एनके सिंह है, नंदकिशोर सिंह है। तो अभी जो होना क्या चाहिए था कि 1 अप्रैल आपका 1 अप्रैल 2020 से ये 15th फाइनेंस कमीशन जो फुल रूप से लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन इसी फिस्कल फेडरलिज्म के चलते ये स्टेट, बहुत सारे स्टेट, अब देखो साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया है। अब वो बोलते हैं हम हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, प्रोडक्शन हम ज्यादा कर रहे हैं, देश में टैक्सेशन में कंट्रीब्यूशन हम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो लाभ है वो बिहार और यूपी और इन स्टेट्स जो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, जो इनका कंट्रीब्यूशन कम है लेकिन पॉपुलेशन इन्होंने बढ़ा लिया है, उसके कारण उन्हें ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो इस चीज के लिए हमें ये ज्यादा मिलना चाहिए। तो लास्ट जो देखो 14th फाइनेंस कमीशन जो था सेंट्रली पूल में एक तरह से 42% जो है स्टेट को ट्रांसफर करने का प्रोविजन था। अब इस बार जो है फार्मूला वो चेंज करने का प्रोविजन था, तो बहुत सारे स्टेट्स वगैरह डिसएग्री हुए, और कहीं ना कहीं फिर इधर चलो कोविड-19 तो बाद में पैंडेमिक आया, लेकिन वो उसके चलते ये रखा गया कि रिपोर्ट इंटरिम प्रेजेंट किया गया, और वो इंटरिम रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल ईयर जो फिजिकल ईयर चल रहा है ये 2020 यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के लिए ये लागू है। यानी कि जो एक्चुअल में जो 15th फाइनेंस कमीशन होगा वो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा, और वो 31 मार्च 2026 के लिए ये चलेगा। तो ये इसके कारण भी, जो फाइनेंस कमीशन के कारण भी ये चीजें हैं, और फाइनेंस कमीशन पे भी आप ये एक्सपेक्ट करो कि जो आपका पेपर 1 में ये क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये सारी चीजें आपके फिजिकल फेडरलिज्म से ये संबंधित है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के पावर। तो सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जो पावर्स हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पावर बहुत सारे आज के डेट में हैं। जो एक आर्टिकल 21 है, एक बहुत अच्छा चीजें हैं कि आर्टिकल 21 है, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे चीजों को लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 के थ्रू, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करके डिफरेंट चीजों को लागू करवाती है। बहुत सारी चीजें, कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट का काम है, तो वो उसके लिए आपका लेजिस्लेचर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 21 यानी कि जो राइट टू लाइफ है उसको ये आधार मान करके बहुत सारी चीजों को इंटरप्रेट करती है। फिर देखो राइट टू इक्वालिटी, ये फ्रीडम, ये सारी चीजों को यानी फंडामेंटल राइट्स को मेनली यूज करके बहुत सारी चीजों को ये करती है। तो जो जैसे सुप्रीम कोर्ट के पावर जो हैं, देखो जो राम जन्मभूमि विवाद था तो वो लंबे समय से चलता आ रहा था, तो कहीं ना कहीं वो विवाद सुलझ गया। तो ये देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पावर हैं आर्टिकल 142 के तहत की, जो कंप्लीट जस्टिस, तो कंप्लीट जस्टिस देने के लिए उन्होंने जो भी पावर यूज किया, तो सुप्रीम कोर्ट को जो डिफरेंट पावर्स हैं, इस चीज को आपको ये करना है इस बार, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पावर हैं। यदि देखो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट तो वही करेगा, जैसे जस्ट इमेजिन करो कि पार्लियामेंट ने किसी लॉ को बनाया, तो यदि किसी लॉ को, कानून को बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो यदि यदि नहीं पहुंचा
तो नॉर्मली कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि जिसमें सुओ मोटो एक्शन लेती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का यदि पावर छीन जाए, जैसे एनजेसी जो आया था, जो जुडिशरी में जो अभी तक क्या हो रहा है, कॉलेजियम सिस्टम है जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में, यानी कि जजेस खुद अपने को अपॉइंट करते हैं। कि जजेस जो क्या करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम है, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं 4 जजेस, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो नेम रिकमेंड करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, इनको हाई कोर्ट का जज बनाइए, या इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाइए। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, तो एक्चुअली लॉ मिनिस्ट्री, यानी कि मेनली जो सरकार में जो भूमिका में है, आइदर प्राइम मिनिस्टर उस चीज को वो बोलेंगे, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो उस चीज को ओके करेगी। यदि ओके नहीं करती है, मान के चलो कि रिकंसिडरेशन के लिए, विचार के लिए भेजती है कि सुप्रीम कोर्ट के डियर सुप्रीम कोर्ट, जो आपने नेम दिया है उस पर आप एक विचार करें, पुनर्विचार करें। अब पुनर्विचार के लिए आप कुछ आधार दोगे, या तो सीनियरिटी का दोगे या कुछ और चीजों का दोगे कि भैया इन पर ये इनका तो इंटीग्रिटी सही नहीं है, या जो चीज पे अब सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगी। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिकमेंडेशंस दे दिया कि नहीं, हम चाहते हैं कि यही श्री श्री 108 श्री ये सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज बने, तब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उन्हें उस पर्सन को जज अपॉइंट करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर अधिक है, यानी कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत जो है जज जो है अपने आप को एक तरह से जुडिशरी को अपॉइंट करती है। तो सरकार चाहती थी कि भैया ऐसा है कि हमको भी कुछ पावर दिए, हम भी कुछ कह सकें कि कौन जज अपॉइंट होंगे। लेकिन इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आपका पावर नहीं, ये जो हमारा राइट्स का आप उल्लंघन कर रहे हैं, और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वाइडर पावर है चीजों के ये करने के लिए। तो आप इस चीज को देखेंगे। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे ऑलरेडी हम देखो एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देखो। अभी जो अरविंद ये सॉरी सॉरी ये आपका भूषण पे प्रशांत भूषण पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो आया, प्रशांत भूषण, ठीक है, पीवी प्रशांत भूषण एक तरह से ये एक इमिनेंट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। इनके फादर भी श्री शांति भूषण जी भी इंडिया के टॉप के लॉयर रह चुके हैं, और इनफैक्ट इंडिया के लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जब जनता पार्टी की सरकार मोरारजी रणछोड़जी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी, तो जो शांति भूषण थे, प्रशांत भूषण के पिताश्री, तो ये आपके जो हैं वो उस समय लॉ मिनिस्टर बने थे, और एक रिनाउंड पर्सन है, एक रिनाउंड अथॉरिटी। तो प्रशांत भूषण भी जो है कि ये एक रिनाउंड लॉयर है, और ये बहुत सारी चीजों को समाज की भलाई और इस चीजों के लिए वो काम करते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी चीजें हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन पर ये लाया गया, इसका दो इशू था। एक इशू जो था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस ढंग से, कि एक चीजों में इन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं शरद अरविंद भोबडे, तो शरद अरविंद भोबडे जो थे नागपुर में एक बीजेपी के किसी लीडर का या किसी का था, तो उस पर एक हार्ले डेविडसन की एक बहुत महंगी हार्ले डेविडसन की बाइक, बहुत महंगी महंगी 50-50 लाख तक की बाइक आती है, तो उस बाइक पे बैठे हुए थे। तो अब नो डाउट उस चीज को पर एक वो हुआ। दूसरा ये इन्होंने कहा कि लास्ट 6 ईयर में जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने कुछ चीजें जो है वो अपने प्रॉपर तरीका से अपनी ड्यूटी को ये फॉलो नहीं किया। तो एक तरह से आप जुडिशियरी ने इस चीज को किया कि जुडिशियरी का आप डिग्रेडेशन कर रहे हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस चलेगा वो 3 आधार पे। एक आधार तो ये होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है उस चीज का शिकायत करे, उस चीज का शिकायत करे कोर्ट में। तो कोर्ट में कि मान के चलो अभी जैसे स्वरा भास्कर पर आ रहा था, तो स्वरा भास्कर के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट अयोध्या वर्डिक्ट पे दिया था, तो कुछ कमेंट स्वरा भास्कर ने किया था, जो कुछ लोगों को लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को डिमिनिफाई कर रहा है, उसे डिग्रेड कर रहा है। तो कुछ पर्सन एक पर्सन ने ये इस चीज के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने के लिए स्वरा भास्कर के अगेंस्ट ये किया। तो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी भी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीड करना चाहता है, तो उसे भारत के अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से परमिशन लेना होगा। तो भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी ने परमिशन नहीं दिया। तो फिर सॉलिसिटर जनरल के पास वो पर्सन गए, सॉलिसिटर जनरल ने भी उस चीज को अलाउ नहीं किया।
तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं उस पर चलेगा। या दूसरा एक प्रोविजन है कि अटॉर्नी जनरल ही उस चीज का कंप्लेन करें, तो अटॉर्नी जनरल, या फिर तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुओ मोटो की ऑन देयर ऑन इनिशिएटिव। तो जो आपके प्रशांत भूषण थे, प्रशांत भूषण पे इनिशियली जो केस ये चला, तो वो क्या हुआ कि वो आपका था कि किसी पर्सन ने वो केस किया, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुओ मोटो में कन्वर्ट कर दिया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिविल कोर्ट भी हो सकते हैं और आपके क्रिमिनल कोर्ट भी, क्रिमिनल मैटर भी हो सकता है। सिविल का मतलब होता है ना कि जैसे जस्ट इमेजिन करो कि आप चीफ सेक्रेटरी हो किसी स्टेट का, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने एक तरह से गाइडलाइंस दिया कि इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी, दिस प्रोविजन। अब उस पॉलिसी को दिया गया कि 3 मंथ के अंदर आपको करना है, तो वो 3 मंथ्स में पूरा नहीं हुआ, तो एक तरह से वो अब मानना ही हुआ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। लेकिन वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो सिविल मैटर का हुआ, लेकिन एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट की आप डिम्निफाई कर रहे हो, आप उन्हें डिग्रेड, उनके वैल्यू को कर रहे हो, डायरेक्ट आक्षेप कर रहे हो, तो वो क्रिमिनल होता है। तो उस चीज को उसको आप डिटेल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो हमने वीडियो बनाया है, आप उस चीज को देख सकते हो। तो पॉलिटी में कुछ ये चीजें आपका ये था, इशू था। फिर देखो कुछ और चीजें आपको ये करना है अभी, जो मैं ऑलरेडी चीजों को कवर कर चुका हूं कुछ जगह में। ये एक तो जो आपका डेप्यूटी स्पीकर एलएस का, लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर, तो जो आपका 17वीं लोकसभा जो अभी चल रही है, 17th लोकसभा चल रही है, उसमें डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट भरा ही नहीं गया है। तो एक्चुअली होना चाहिए कि डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट होना चाहिए, लेकिन और कन्वेंशन आपका कहता है कि स्पीकर का पोस्ट रूलिंग पार्टी के पास जाता है, तो डेप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट उसका वो जो जाना चाहिए वो अपोजिशन के पास जाना चाहिए। आप देखो अपोजिशन में अभी सिचुएशन क्या हो रहा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। सरकार, ये तो सरकार पे डिपेंड करती है, लेकिन अब तक जो है कन्वेंशन यही चलता आ रहा है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस चीजों को फॉलो किया जाना चाहिए, जो कन्वेंशन है, जो स्पेसिफिक कहीं रूल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये फॉलो होना चाहिए। तो एक इसके कारण से भी इस चीज को भी आपको ये कंसीडर करना है। दूसरा है, जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो उनका अभी चुनाव हुआ। तो हरिवंश जो है, तो हरिवंश ये पहले भी 2018 में वो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन थे, लेकिन उनका जो कार्यकाल था राज्यसभा के सदस्य वो 2014 में बने थे। तो 2014 से 2020 तक 6 ईयर में उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो जब राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, तब आप डेप्यूटी स्पीकर नहीं रह, सॉरी डेप्यूटी चेयर, आई एम रियली सॉरी, डेप्यूटी चेयरमैन नहीं रह सकते हैं। लेकिन फिर 2020 में फिर से वो ये राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए। तो जब राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए, तो सरकार जो चाहती थी कि फिर से सरकार की तरफ से, यानी रूलिंग पार्टी की तरफ से फिर चाहती थी कि यही हरिवंश जो है डेप्यूटी चेयरमैन बने। लेकिन अपोजिशन चाहती थी कि हम इस चीज के लिए फाइट करें। तो वो फाइट जो करने के लिए, तो मनोज सिन्हा को, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मनोज झा जो आरजेडी के हैं, मनोज कुमार सिन्हा ये हैं आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के बनाए गए हैं। तो मनोज कुमार झा जो आरजेडी के हैं, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की पार्टी के, तो उन्हें अपोजिशन ने खड़ा किया था, लेकिन हाउएवर वो उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो प्रधानमंत्री देखो उनकी भी ये प्रशंसा की कि देखो डेमोक्रेटिक यदि सेटअप है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो यहाँ सबके पास अधिकार होने चाहिए कि उस चीज के लिए ये फाइट करे। ठीक है, तो एक ये चीजें हो गया। ये फिर उसके बाद आपको जो है चीजों को ये देखना है कि जो आपका फर्स्ट आपका जो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट शेड्यूल क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स, सेंटर और जो स्टेट्स वगैरह के नेम और सारी चीजें हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट लिस्ट में आपका चेंजेज हुआ। फर्स्ट लिस्ट में चेंज हुआ क्या कि स्टेट आपके वन स्टेट जो फुल स्टेटहुड था उसको बाइफरकेट कर दिया गया। उस बाइफरकेट को करने पर 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज करके 1 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो जो आपका शेड्यूल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 1 है, तो उसमें भी चेंजेस किया गया।
तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ये जो थे कुछ मेजर इश्यू थे जो पॉलिटी में, उन चीज़ों को आपको प्रॉपर तरीका से करना है। वो दोनों पेपर में, पेपर 1 में भी आपका आएगा। एक चीज़ देखना, मैंने अपने दोनों अटेम्प्ट में देखे हैं, जब मैंने दोनों अटेम्प्ट में क्वालीफाई किए थे, तो हमने दोनों अटेम्प्ट में ये देखे कि पॉलिटी के हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही हुए थे, एक्सेप्शन 1-2 हमेशा गलत हो जाता है, लेकिन जनरली हमने देखा कि पॉलिटी का मोर और लेस क्वेश्चन हमारे सही हुए थे। तो वो एडवांटेज था, वो हमारे लिए बेनिफिशियल था। तो आप ये ट्राई करो कि पॉलिटी का क्वेश्चन जो है अच्छा होता है। उसमें देखो पॉलिटी का कभी कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, कुछ जो 1 2 3 वगैरह है ना, तो उसको सही से यदि क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से एनालाइज करोगे, क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ोगे, तो मैं समझता हूँ कि वो क्वेश्चन आसानी से बन सकता है और दोनों चीजों में ये फायदा होगा। और देखो ज्यादा नहीं, इसमें सिर्फ नहीं कुछ और पढ़ना चाहते हो, मैंने जैसे बुक्स वगैरह बुक लिस्ट में दिया था कि आपको एनसीईआरटी को भी पढ़ना है, तो सेकंड पेपर में वो मदद करेगा। यदि आप नहीं चाहते हो, अब टाइम आपके पास नहीं है, तो लक्ष्मीकांत को लेकिन बहुत बारीकी से पढ़ो, लक्ष्मीकांत को डिटेल में पढ़ो, और जो लेटेस्ट अपडेशन है, लेटेस्ट एडिशन है, बेटर है वो चीज़ों को पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? तो ये हमने पॉलिटी का चीज़ों को कवर कर लिया। अब हम उसमें से एक आपको एसे देखेंगे, और उसके बाद फिर आपको रिपोर्ट राइटिंग और आर्गुमेंट राइटिंग ये चीज़ को देखेंगे, तो फिर पॉलिटी वाला थीम जो है वो समाप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू।